फ़लस्तीनियों ने जो मुज़ाहरा किया है कुर्बानी का, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। इज़राइल इन 40 दिनों में जो उसने कहा है कि नेगोशिएशन मैं शुरू करूँगा और उससे पहले जो पहला फ़ेज़ है, जिसमें कि कैदी रिलीज़ होंगे दोनों साइडों से, मॉनिटरिंग के लिए क्या मैकेनिज़्म बनाया जाता है। फ़लस्तीन जंग में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। हमास और इसराइल में जंग बंदी मुआहदा तय पा गया। पहले मरहले में हमास 33 मुग़वियों और इसराइल 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। जंग बंदी मुआहदे पर एक तरफ तो नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर जो बाइडन गजा जंग बंदी को अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। हमास ने जंग बंदी मुआहदे को फ़लस्तीनी अवाम के नाम कर दिया है। तर्जुमान सामी अबू ज़ाहरी कहते हैं कि सीज़ फायर मुआहदा फ़लस्तीनी अवाम की इस्तेकामत और मुज़ाहमत का नतीजा है। फ़लस्तीनियों ने साबित कदमी से 15 माह से ज़ायद दलेराना मुज़ाहमत की। जंग बंदी मुआहदा तय पाने पर खान यूनस में खुशी की लहर दौड़ गई। फ़लस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फ़ज़ा नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा, हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है, इस मुआहदे को किस तरह आप देख रहे हैं? इसके देखें 3 तनाजुर में इसको एक मिनट के लिए अगर देख लिया जाए। एक तो इसका जियो पॉलिटिकल तनाजुर है जिसमें ईरान फैक्टर भी आ जाता है और बाकी ममालिक बाद में, और दूसरा इसका फैक्टर है कि इजराइल में अपना जो बॉटम अप प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ लोगों की जलूस जब से, और उसके बाद मुजाहरे। दूसरी चीज़ ये, और वहाँ के सिपाही, वहाँ के सोल्जर्स, उन्होंने खुदकशियाँ करने शुरू कर दी। तीसरी और सबसे बड़ी बात ये कि इस पे अनाउंस किया गया था ट्रंप की तरफ से कि मेरे ओथ टेकिंग से पहले ये तमाम जंगें बंद करा दूंगा मैं। खासतौर पे गजा की उन्होंने बात की थी और यूक्रेन की थी। तो उसी वजह से ट्रंप का एनवाई और बाइडन का एनवाई दोनों वहाँ पीस टॉक्स में मौजूद थे दोहा में, और दोनों ने उसमें अपने अपने सरबराहों से इंस्ट्रक्शन लेके इसमें अपना अपना हिस्सा डाला, यानी जो बाइडन ने भी और ट्रंप ने भी, क्योंकि दोनों के वहाँ सफीर मौजूद थे जो ये नेगोशिएशन कर रहे थे। तो ये 3 फैक्टर हो गए। अगर आप चाहें तो इन फैक्टर्स को एक मिनट के लिए वजाहत कर दी जाए आपके नाज़रीन के लिए। पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है और हमें इस चीज़ की तायीद करनी है कि फ़लस्तीनियों ने जो मुज़ाहरा किया है कुर्बानी का, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 40,707 अफराद का शहीद हो जाना, 1200 हेल्थ वर्कर्स का शहीद हो जाना, 210 जर्नलिस्ट का शहीद हो जाना, 610 मस्जिदों को शहीद कर देना, 90% लोग खाने के बगैर, पानी के बगैर या थोड़ा अपना ससक रहे थे वो वहाँ। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद वो डटे रहे। हमास को बिल्कुल जड़ से न उखाड़ सका इजराइल। सुरंगों में उन्होंने अपनी पोजीशन ली हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें एक जज्बा ईमानी है जिसके तहत वो डटे रहे वहाँ। और अब भी इसके बावजूद कि वहाँ तकरीबन 85,000 टन के बारूद और बम बरसाए गए हैं और वहाँ मलबे का ढेर 40,000 टन मलबा वहाँ पड़ा है। तो कहने का मकसद ये थी, तबाहीकारियों के बाद अब ये एक पीस मूवमेंट हुई है, पीस का एक अकॉर्ड हुआ है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इतनी ज्यादा कुर्बानी के बाद पीस होना चाहिए था। इसमें अब इजराइल का पहले भी चेहरा सामने आता रहा है और अब भी आ जाएगा कि इजराइल इन 40 दिनों में जो उसने कहा है कि नेगोशिएशन मैं शुरू करूंगा, और उससे पहले जो पहला फेज है जिसमें कि कैदी रिलीज होंगे दोनों साइडों से, तो वो उसमें नोकझोंक क्या होती है। और देखना सबसे बड़ी बात ये होगी कि इजराइल ने जो कब्जा किया हुआ है अपनी मिलिट्री, विड्रा कितना करता है, और विड्रा करने के बाद जिस तरह वेस्ट बैंक पे अब भी काबिज है, उनके तमाम बॉर्डर कंट्रोल पर, उनके तमाम चेक पॉइंट्स पर, जब चाहता है वेस्ट बैंक में घुस जाता है टैंक लेके, जब चाहता है निकल जाता है। तो वही मुझे इस वक्त मंजरनामा नजर आता है। और सर ये डॉक्टर साहब इस पर भी कमेंट कीजिएगा, इस मंजरनामे के अलावा आपको अगर हम इसराइल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो उसने गलत बयानियां की हैं, आपको कोई ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई देता है क्या? जंगबंदी मुआहदे पर मिनोअन उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद हो पाएगा? 48 से लेके 1948 से लेके अब तक की जितनी 4 जंगें हुई हैं, 82 में हो गया, 67 में हो गया, 48 में हो गया, कभी भी उसने ट्रस्ट तो किया नहीं जा सकता। कभी भी अपने
उसने वादे की पासदारी नहीं की। अब देखना यह है कि पुतिन भी इसमें अब बयान दे चुके हैं। इसमें बाकी सरबराहान यूएस के यूके के सरबराह बाकी बहुत सारे सरबराहों ने बयान दिया है। अब देखना यह है कि उनकी मॉनिटरिंग के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाता है। पुतिन ने तो सजेस्ट किया है कि वहां पीस फोर्सेस डिप्लॉय की जाए, जो मैं नहीं समझता कि ना अमेरिका मानेगा, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट करता है इसराइल को, और ना इसराइल मानेगा। तो मुझे वही मंजरनामा नजर आ रहा है जो वेस्ट बैंक में जिस तरीके से उनका गला घोंट के रखा गया है हमास को वापस, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमास की हुकूमत थी ना वहां, उसको नहीं आने दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आखिरी बात जो मैं, अगर आपके पास टाइम है तो, ईरान फैक्टर। ईरान ने वाजे तौर पर ईरान ने कह दिया था कि हमने बदला लेना है अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत इस्माइल हनिया को की शहादत जो हमारे आपने की सरजमीन पर, हम उसका बदला लेने वाले हैं। ये चंद दिनों की बात थी कि ईरान तैयार था। ईरान को उन्होंने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिहाज से हॉरिजॉन्टली तो कमजोर किया था। ईरान की वर्टिकल पावर यानी एयर पावर, यानी कि उसका ड्रोन, उसके मिसाइल, वो अभी भी उतना ही पावरफुल है। और उसने साबित कर दिया ईरान ने कि आयरन डोम जो अमेरिका का बिछा हुआ है और साथ में इजराइल का बिछा हुआ है, उसके बावजूद कितने उनके मिसाइल और कितने ड्रोन पहुंच जाते हैं इजराइल पर। तो अगर ऐसा होता तो पूरा मिडिल ईस्ट एक जो है ना जंग की आग में झुलस जाना था, और उसकी वजह से अमेरिका भी ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, बहुत ज्यादा। और उसके अलावा जो ये करीब के मुल्क हैं इजिप्ट और कतर, उन्होंने भी काफी, तो इसमें मल्टीपल फैक्टर है, इसमें कोई एक फैक्टर नहीं है। जैसा मैंने बताया जियो पॉलिटिकल फैक्टर है और बाकी जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से ये तमाम मामला हुआ है। देखिए इससे पहले 6 के करीब अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन पास हुई है, 27/12 अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन 2023 में हुई थी। उसमें कहा गया था कि ये गजा में पास दिया जाए, इजराइल नहीं माना। 27-20 जो है वो दिसंबर 23 में किया गया। उसमें गजा में कहा कि आप उसमें ईंधन दे दें, खाना दे दें, दवाइयां दे दें, नहीं माना इजराइल। इसी तरह 27-28 रेजोल्यूशन का नंबर है 2728, उसमें भी इसी तरह उन्होंने सीज फायर की बात की। कहने का मकसद ये है सिक्योरिटी काउंसिल से ताकतवर तो कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इजराइल नहीं माना। अब इस वक्त क्यों माना है, मैंने जैसा कि आपको ये 3 फैक्टर बताए, और उसमें एक ईरान का फैक्टर जो कि डिस्कस नहीं किया जा रहा है मेरी तर्जीह के मुताबिक, वो फैक्टर क्योंकि नहीं चाहती दुनिया इस वक्त, खासतौर पे अमेरिका ट्रंप के आने से पहले। बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका को भी और दीगर कुव्वतों को भी वो जो ईरान का फैक्टर है ना इन नेगोशिएशंस में, उस पर बात करना सूट नहीं करता। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त का।